नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको दिखा दें। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलग अलग जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान सीएम बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके साथ ही बाढ़ राहत केंद्रों का निरीक्षण भी सीएम योगी करेंगे। सीएम योगी आज 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इन जिलों में बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज शामिल है। सर्वेक्षण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। बता दें कि प्रदेश में बाढ़ से लगातार हाल बेहाल है। गोरखपुर जिले से होकर बहने वाली राप्ती और रोहिन नदी का जलस्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। बीते दिन जिले के हरैया स्थित भरबलिया बासावलपुर रिंग बांध टूट गया, जिससे कि भरबलिया गांव में संपर्क टूट गया है, जबकि ग्राम सभा बसावनपुर सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। वहीं सीएम योगी लगातार बाढ़ क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और खुद गाइड स्तर पर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सर्वेक्षण होने वाला है, पहुंचने वाले, वहां पर तैयारी भी चल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा है। 4 और 5 सितंबर को अमेठी का दौरा करेंगी स्मृति ईरानी। विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होगी। वहीं जगदीशपुर ट्रामा सेंटर का निरीक्षण भी करेगी। एसीसी फैक्ट्री टिकरिया में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगी स्मृति ईरानी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा है इमरती। एक और बड़ी खबर आ रही है। देहरादून 2 प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून सीएमओ मनोज उप्रेती ने एफआईआर दर्ज कराई है। कोविड के दौरान तय सीमा से अधिक धन वसूलने का आरोप लगा है। वहीं दोनों अस्पतालों को मरीजों के पैसे वापस करने का आदेश दिया गया है। आज शाम तक पीड़ितों को वापस करनी होगी वसूली की रकम। अब तक करीब 1,50,00,000 की लगभग रकम कराई जा चुकी है अस्पतालों से वापस। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर 2 अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ में अस्पतालों से 1.5 करोड़ के लगभग रकम भी वापस करवाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के विरोध में 5 सितंबर को मुजफ्फरपुर में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी तेज हो गई है। किसान महापंचायत का डिजिटल नक्शा जारी हो गया। किसान मोर्चा और बीकेयू की युवा टीम जिले में घूमकर व्यवस्था बना रही है। अन्य जिलों में मोर्चे के पदाधिकारी जन जागरण को तेजी दे रहे हैं। महापंचायत में 5 लाख किसानों की भीड़ पहुंचने की संभावना है। किसानों ने तय किया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले किसानों के जत्थों के भोजन की व्यवस्था लंगर में रहेगी। मेरठ और आसपास के जिलों में किसान 5 सितंबर की सुबह मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। महापंचायत में किसान अपनी रोटी हुक्का साथ लेकर जाएंगे। किसानों के जत्थों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए भारतीय किसान यूनियन के 500 वॉलंटियर जिले में तैनात रहेंगे। टोल प्लाजाओं पर भी कार्यकर्ता रहेंगे। हर किसान 4 लोगों का खाना साथ लेकर चलेगा। इस महापंचायत में किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और बसों से पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के निदेशक बेसिक शिक्षा विभाग सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कोरोना वैक्सीन के संबंध में पत्र जारी किया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में शिक्षण कार्य शुरू होने के कारण बच्चों का आवागमन बढ़ गया है। प्राइमरी बेसिक के स्कूलों में भी बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी बीएसए से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश जारी किया। उनका निर्देश है कि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को टीकाकरण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी बीएसए को निर्देश भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब स्कूल खुलने के साथ ही शिक्षकों, कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों का टीकाकरण करना अनिवार्य है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मैनपुरी पहुंची, जहां उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यक्रम में भी भाग लिया। राज्यपाल का नुमाइश परिसर में शादी समारोह से नवजोड़ी को आशीर्वाद देने का भी कार्यक्रम है। साथ ही सर्किट हाउस में 30 लोगों से संवाद भी राज्यपाल करेंगे। मैनपुरी के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का फर्रुखाबाद में आज से 2 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। अपने दौरे में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। इस दौरान वे यहां से निर्यात होने वाले चमड़े की ओर से ओडीओपी में शामिल होगी और साथ में जरी, दोजी और ब्लॉक प्रिंटिंग उत्पादों की प्रदर्शनियों में शामिल होगी। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरस बुखार से हो रही मौतों को लेकर सूबे की सरकार ने बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में अब बुखार और कोविड मरीजों को तलाशने के लिए विशेष अभियान लगाया जाएगा। यह अभियान 7 सितंबर से 16 सितंबर तक प्रदेश व्यापी सर्विलांस कार्यक्रम द्वारा चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर कोविड मरीजों, टीबी मरीजों और बच्चों के रूटीन टीकाकरण की जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बरसात के मौसम में बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए सर्विलांस को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग जिले में एक बार फिर मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन करेगा। जिले में 6 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में 200 से अधिक बूथों पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें एक दिन में 1 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखनऊ में अब तक कैंप में एक दिन में सबसे अधिक 59,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन उपलब्धता के आधार पर बूथों की संख्या तय होगी। हालांकि शासन से 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया। बूथ निर्धारित के लिए सभी ब्लॉकों से माइक्रो प्लान मांगा गया है। भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी। 5 सितंबर से शुरू होने वाले इन सम्मेलनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश के कई बड़े पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अभियान के प्रभारी सांसद सुब्रत पाठक ने बताया कि पार्टी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। इनमें शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, साहित्यकार जैसे समाज के प्रबुद्ध वर्ग आएंगे। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में और 6 से 20 सितंबर को 20 प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी इन सम्मेलनों में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों की चर्चा करेगी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली। आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल खेत खलिहान बचाओ, रोजगार दो, नौजवान किसान पटेल यात्रा लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल इन्हीं क्षेत्रों में जाकर कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र से मिल मुलाकात करेंगे और यात्रा को संपन्न करेंगे। नरेश उत्तम पटेल का 8 जगहों पर स्वागत किया जाना है। वे उन्हीं 8 जगह पर दुक्कड़ सभाएं भी करेंगे। पटेल यात्रा निकालकर नरेश उत्तम पटेल कुर्मी मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। इस बार वो अपने दौरे की शुरुआत अयोध्या से करेंगे। यहां रुदौली कस्बे में 7 सितंबर को वंचित शोषित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 8 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी का सुल्तानपुर में कार्यक्रम है। फिर दौरे के आखिरी दिन यानी कि 9 नवंबर को ओवैसी बाराबंकी जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी इस बार यूपी चुनाव से अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। वे ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संग मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। तो वहीं एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की शोषित वंचित सम्मेलन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने तंग कसा है। मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी की मन में राम राज्य की परिकल्पना इसलिए है वो अयोध्या में अपने सम्मेलनों की शुरुआत कर रहे हैं।
गाय को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद शकीकुर रहमान वर्क ने कहा कि गाय राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, कुछ लोगों का मुद्दा है। आगे जो कहा वो और चौंकाने वाला है। गाय पर पाबंदी से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने मुर्गा है, तीतर है, कटता है, दूसरे को भी जानवर है और उनकी भी कुर्बानी जायज है, इस तरीके की बात कही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 36 नए केस सामने आए। इसके साथ ही 63 जिले में बीते 24 घंटे में एक भी नया केस नहीं मिला। प्रदेश में एक्टिव केस में भी गिरावट गति पकड़ ली है। अब एक्टिव केस की संख्या केवल 258 रही। प्रदेश में 24 घंटे में 2,22,210 कोविड सैंपल की जांच की गई। अब तक 7,27,49,258 कोविड सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.01 बनी हुई है। बीते 24 घंटे में हुई टेस्टिंग में 63 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया। इस दौरान 12 जनपदों के सिंगल डिजिट में मरीज पाए गए। कोविड की ताजा स्थिति के मुताबिक प्रदेश के 21 जनपद में एक्टिव केस 0 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 40 मंजिला ट्विन टावरों के अवैध निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण और रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के बीच मिलीभगत की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है। सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के ट्विन टावर मामले में जांच के लिए तुरंत सरकारी स्तर पर एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही 2004 से 2017 तक इस मामले से जुड़े अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने 25,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। बोर्ड को एक प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्ताव प्रदेश पुलिस से रिक्त पदों को देखते हुए भेजा गया। हालांकि मौजूदा समय में चल रही भर्ती की अन्य प्रक्रिया को देखते हुए चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती की संभावना काफी कम है। प्रदेश में पुलिस महकमे में अब भी लगभग 1 लाख पद खाली हैं, जिसमें लगभग 30,000 पद सिपाहियों के हैं। इनमें से 4 से 5,000 पद खेल कोटे और मृतक आश्रित कोटे के हैं। बाकी बचे पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। गोरखपुर में बाढ़ के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे। शहर से लेकर देहात तक का इलाका पानी में डूब चुका है। लगातार बढ़ रहे नदियों के जलस्तर के खौफ से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। पूरा गांव या तो बांधों पर शरण ले रहा या फिर पक्के मकान वाले अपनी छतों पर पनाह ले रहा है। जिले की सभी नदियां उफान पर है। जिले में 250 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा राप्ती नदी ने कोहराम मचा रखा, जिसकी वजह से गोरखपुर कौड़ीराम ब्लॉक कर भरवलिया वसनापुर रिंग बांध टूट गया, जिससे इलाके में पानी भर गया। भरबलिया और बसवानपुर गांव के 20 परिवार इससे प्रभावित हुए। हालांकि जिला प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा है। वहीं गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग NH 28 और गोरखपुर सोनौली नेपाल जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर बाढ़ का पानी आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों को यूपी सरकार के तरफ से दिए जाने वाले फंड पर आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा के लिए फंड दे सकते हैं। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहे हैं। दरअसल फैजूल की प्रबंध कमेटी मान्यता प्राप्त है और ये सरकार द्वारा दिए जाने वाले फंड से संचालित होती है, जिसके तहत मदरसे ने अतिरिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति मांगी थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है। अब इसके खिलाफ मदरसे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं। हाथरस जिले के बलगढ़ी में एक गैंगरेप मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई और चारों आरोपियों को जिला कारागार अलीगढ़ में पेशी पर लाया गया। सुनवाई के दौरान पीड़िता के भाई की कोर्ट में गवाही हुई। इस मामले की सुनवाई SC/ST एक्ट की कोर्ट में चल रही है। अब तक इस मुकदमे में 16 लोगों की गवाही हो चुकी है। इससे पहले पीड़िता का भाई गवाही के लिए नहीं पहुंचा। पीड़िता की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने हाईकोर्ट में मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। वहीं सुनवाई के दौरान मुकदमे के आरोपी संदीप ठाकुर, रवि लवकुश और रामू को पुलिस वैन में कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार के डंक से मौतों का सिलसिला इतनी तेज हो गया है कि यहां थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन 6 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद इस बुखार और डेंगू से होने वाली मौतों के सिलसिले में 64 आंकड़ा पहुंच गया है। कोरोना महामारी के लिए बनाए गए अस्पताल के सभी 100 बेड्स भी भर गए हैं। अस्पताल में अभी 325 बच्चे भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा। पर्याप्त संख्या में बेड नहीं होने की वजह से मरीज या तो जमीन पर लेटने के मजबूर है या फिर एक बेड में 2-3 बच्चे इलाज करवा रहे हैं। कई दिनों के बाद भी डेंगू और वायरल बुखार पर काबू नहीं पाया जा सका है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में लाखों की चोरी और हड़कंप मचने वाले गिरोह का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने चोरों से 4 लैपटॉप, 1 मोबाइल और कुछ नकदी रुपए भी बरामद किए। साथ ही चोर के साथ गिरोह के 3 नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया है। बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र में 17 साल के युवक के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके बाद परिजनों ने गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कि एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और 2 घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। टिहरी में भूस्खलन और बोल्डर गिरने की वजह से कई दिनों से NH 58 बद्रीनाथ हाईवे पर आवागमन बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब प्रतिबंधित हाईवे की मरम्मत के बाद पूरी तरह खोल दिया गया है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक एक महिला का मोबाइल छीनकर फरार हो गया। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा, जिसके कारण ग्रामीणों के घर और खेत नदी में समा रहे हैं। वहीं मजबूर होकर ग्रामीण सड़क किनारे पटरियों पर अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। आगरा के कोतवाली थाना क्षेत्र में नमक मंडी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद सूचना पाकर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बाराबंकी में पूर्व प्रधान से रिश्वत लेते हुए दरियाबाद ब्लॉक के तैनात एक ग्राम पंचायत अधिकारी को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टीम को उसके पास से 10,000 रुपए बरामद किए। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर टीम दरियाबाद थाने ले गई, जहां उससे काफी देर तक टीम ने पूछताछ की। बहराइच के थाना मटेरा की पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने तस्करों से 5 किलो 500 ग्राम नाजायज चरस के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1,75,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं उन्नाव के बागरमऊ तहसील परिसर में किसानों ने महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में 2 घंटे के लिए सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। और रैया में सदर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दिसंबर 2020 में फौजी के घर से नकदी और कैश समेत डबल बैरल बंदूक चोरी के मामले में फरार 25,000 के इनामिया मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के घरों में बरसात का गंदा पानी समा गया, जिससे कि स्थानीय निवासियों को घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परेशान होकर स्थानीय निवासियों ने मेरठ रोड पर जाम लगाया। गोरखपुर के धर्मशाला बाजार में टेम्पो स्टैंड के पास तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहपुर के असोधर क्षेत्र में नहर में अज्ञात शव बहता देख इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है। चोरी करने के इरादे से घर में घुसे 3 बदमाशों ने वृद्ध महिला को मारकर घायल कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तलवार और तमंचे को अपने कब्जे में लिया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आगरा के शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसमें डिलीवरी के 1 घंटे बाद ही मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। साथ ही पीड़ित महिला अस्पताल के बाहर दर्द से तड़पती रही। वहीं परिजनों ने नर्स पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया है।
बांदा के बदौसा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों को दबंगों ने लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक तेंदुए की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में अचानक घर की दीवार गिरने से 60 साल की शबाना की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 14 साल की बेटी असरा की इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गाजीपुर के काजमाबाद थाना क्षेत्र में गेहुड़ी गांव के पास सड़क किनारे 40 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की गला धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई थी। वहीं परिजनों ने के अनुसार हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी से 1 किलो 190 ग्राम चरस बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 35 लाख रुपए के लगभग आंकी जा रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट का धारा 58/21 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड में चुनाव को करीब आता देख भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को जवाब देने की तैयारी में है। दोनों की पार्टियां 3 सितंबर यानी आज से रैलियों का आगाज कर रही हैं। कांग्रेस जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा कटीमा से परिवर्तन रैली की शुरुआत कर रही है, तो वहीं भाजपा भी कांग्रेस से पीछे नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस को जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडग्याल की विधानसभा श्रीनगर से जनसंवाद रैली का आगाज कर दिया। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर रैलियों को लेकर हमलावर हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा जनसंवाद रैली न कर जनता से माफी मांगने की रैली निकाले, क्योंकि पिछले 4.5 साल तक भाजपा सरकार ने जनता का कुछ भी काम नहीं किया। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड मामले में लगातार विरोध जारी है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड के संबंध में सभी संबंधित पक्षों से वार्ता कर इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति दी है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की मुक्ति योजना का विरोध बढ़ता जा रहा। श्री गंगा सभा के बाद अब विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित सहायक सभा ने भी योजना का विरोध किया। बता दें कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से अस्थि विसर्जन को लेकर मुक्ति योजना की शुरुआत करने की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत देश और विदेश में बैठे लोग अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन अकादमी के माध्यम से करवा सकते हैं। कर्मकांड का लाइव प्रसारण भी योजना के तहत होगा। बुधवार को हर की पौड़ी पर हुई बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि संस्कृत अकादमी के सचिव अपनी मर्यादा भूल गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या संक्रमितों के मुकाबले कम होने लगी है। पिछले 6 दिनों से राज्य में लगातार यह ट्रेंड बना हुआ है और जिस कारण सक्रिय मामलों में भी बढ़ोतरी हुई। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 15 रहा। राहत की बात तो यह है कि कोरोना से किसी भी मरीज की जान नहीं गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब में 19,460 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 19,427 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। पौड़ी और उत्तरकाशी में सबसे अधिक 6 लोग संक्रमित मिले। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार और बागेश्वर में 4, अल्मोड़ा और चंपावत में 3, चमोली, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और टिहरी में कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में अब तक कोरोना के 3,43,034 मामले सामने आ चुके। इनमें से 3,29,212 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमित 7,387 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर में देश के हालात बहुत बुरे हैं। हालात ऐसे हो गए थे कि शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लाइनें लगानी पड़ी। वहीं हल्द्वानी के राजपुरा शमशान घाट में कोविड के दौरान अंतिम संस्कार किए गए शवों की अस्थि कलश आज भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सिख विकास परिषद के अध्यक्ष बलजीत सोनी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत के कांग्रेस के नेताओं की तुलना सिख समुदाय के पंच प्यारों के साथ की थी, जिस पर सिख समुदाय ने कड़ा विरोध किया है।
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए पुलों के सेफ्टी सर्वे कराने के आदेश दिए। पहले चरण में 20 श्रेणी के पुलों का सेफ्टी सर्वे किया जाएगा। उत्तराखंड में 13 से 21 पुल हैं, जिनमें से 664 पुल बी कैटेगरी के हैं। चलिए ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।